नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं कृति शुक्ला बहुत ही अहम और खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो कि है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है। मेरा इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके देश की और जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी रशिया से। नमस्कार। नमस्कार। और इंडिया से हमारे साथ है एडवोकेट देश दीपक सिंह सर। नमस्कार। मैम, स्वागत है आप दोनों का वृद्धि लीगल में। जितेंद्र जी, मुझे आपसे पहला प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि रशिया में क्या करंट सिचुएशंस है और डॉक्टर्स कैसे लड़ रहे हैं इससे, पेशेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या आप मुझे इस पे बताएंगे? देखिए कृति जी, जो करंट सिचुएशन रशिया की है वो अब भयानक होती जा रही है पहले से। ऐसा हमने सोचा नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली नंबर ऑफ केसेस 2.6 लाख हो चुके हैं। लगभग रशिया अभी सेकंड नंबर पर आ गया है। ये सिचुएशन सिर्फ एक रशिया के लिए नहीं है, ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब महामारी, जिससे सभी देश जूझ रहे हैं। शुरू ये यूरोपियन कंट्रीज से होता है और हमारी एशियन कंट्रीज में भी पहुंच जाता है। डॉक्टर के लिए इस वक्त ये बहुत ही चैलेंजिंग है। डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग इसलिए भी है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ पेशेंट का रेशियो पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन हमारे पास स्ट्रेस पहले से ही बहुत था। उसके साथ ये नया स्ट्रेस और ऐड हो गया है, नंबर ऑफ पेशेंट्स और ऐड हो गए हैं। ये एक पेंडेमिक है, हमें इसे प्रायोरिटी पर लेना है। तो इसके साथ साथ हम इसको तो ट्रीट कर ही रहे हैं, लेकिन जो और सीरियस बीमारियां थी वो वाले पेशेंट भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जी, देश दीपक सिंह सर, आपको क्या लगता है कि ये कितना चैलेंजिंग है इंडिया के लिए? इस पे क्या क्या लॉज बने हुए हैं और कैसे डॉक्टर्स या आप इस फील्ड में हैं, आप ज्यादा हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बीइंग इनटू प्रैक्टिकल फील्ड? देखिए, अगर आप जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक पैंडेमिक है और इस महामारी से लड़ना सबके लिए एक अचानक से एक ऐसा वायरस आया, एक ऐसा पैंडेमिक आया कि हम संभलने की सोचने की कंडीशन में नहीं थे कि हम किस तरीके से इससे लड़ पाएंगे। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसका कोई भी हमारे पास इलाज नहीं है। हमारे पास इसकी कोई दवा नहीं है कि हम इसका कोई ऐसा इलाज हो कि ये हमारे पास एक मेडिसिन है या इंजेक्शन है जिससे हम इसको रोक सकते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो एक तरीके से छू करके फैल रही है और हमें पता नहीं चल रहा। इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये तुरंत रिएक्ट नहीं करती। जैसे कि अभी हम आपके टच में आए और मुझे कोरोना है, मेरे अंदर वायरस है कोरोना का और मैं आपके टच में आऊं, तो इसका सिम्टम आपको कम से कम 7 से 8 दिन बाद पता चलेगा। तो उस 7 से 8 दिन में आपने कितनों से जुड़ी है, कितनों से मिली है, ये पता ही नहीं कर पाएंगे आप। इसका रिकॉर्ड रख पाना। ऐसे में किसी भी गवर्नमेंट को अगर इसको रोकना है कि इससे हम अपने देश की जनता को, या विश्व में जिस तरीके से हो रहा, हर देश यही प्रयास कर रहा है कि हम किस तरीके से इसमें पब्लिक की डेथ को रोक पाए, लोगों तक वायरस को रोक पाए कि लोगों तक वायरस ना पहुंचे। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है। ये हर ऑल ओवर दी वर्ल्ड में हो रहा है, सारी कंट्रीज लॉकडाउन कर रही हैं। अब लॉकडाउन के साथ जो प्रॉब्लम आती है, लोगों के लॉ वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, उनके तमाम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिनका वायलेशन करना पड़ रहा है हमें लॉकडाउन के समय। उसके बाद अब जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी है, वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक गैदरिंग कोर्ट रूम्स में होती है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर वर्किंग नहीं हो पा रहा। उसके बाद जो केसेस पेंडिंग है उन पे डिसीजन नहीं आ पा रहा, तो लोगों के बहुत से राइट्स जा रहे हैं। खैर, कोर्ट ने उस पर काफी काम किया। अब पैंडेमिक में डॉक्टर्स को लेकर के, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, डिजास्टर है इसको लेकर के अभी एक ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया, जिसपे कि ये कहा गया जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को भी हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस पैंडेमिक में लोगों का पेशेंस लगे, लोगों की समझ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर डॉक्टर जा रहा है किसी कोरोना पेशेंट को लेने के लिए, तो हम एडमिट ही नहीं कर पा रहे कि नहीं इसको कोरोना है, आप इसको ऐसे कैसे लेके जा सकते हो, तो हम उस पर पत्थर बरसाते हैं, हम लाठियां चला रहे हैं, हम उसको ले जाने नहीं दे रहे। तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। प्लस हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या इंडिया में कितनी ज्यादा बढ़ रही है, उस टाइम पे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कतें आती है कि वहां पेशेंट का जो पेशेंस लेवल है वो कम होता है, तो वो डॉक्टर से बदतमीजी कर दे रहा है। तो उसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें कि पनिशमेंट का बनाया गया है। इवन देन पुलिस ऑफिसर्स ने एक और चीज इंडिया में जो सबसे अच्छी की गई, यूपी गवर्नमेंट ने जैसे किया कि हम जितने भी डॉक्टर्स हैं और पुलिस के लोग हैं,
जो भी ऐसे वर्कर्स हैं जो कोरोना के समय काम कर रहे हैं, उनको 50 लाख का हम इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीजें की गई है। जी जितेन जी, आपको क्या लगता है कि रशिया में भी कुछ ऐसे लॉज हैं, या कैसे वहां के डॉक्टर्स को कितना स्ट्रगल और चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा है इस कोरोना वायरस को लेकर के? देखिए चैलेंजिंग तो बहुत है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ी सी इसे पीछे लेके जाना चाहूंगा ताकि हम इसे अच्छे से कोरिलेट कर पाए। यहाँ पे मास जी स्क्रीनिंग चल रही है, रोज के लगभग 2 लाख केसेस टेस्ट किए जाते हैं और पर डे लगभग एक रेशियो आ रहा है कि 10,000 प्लस केसेस रोज नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ऐसा जी नहीं है कि केसेस अगर यूरोपियन कंट्रीज में रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आपके एशिया में नहीं हो रहे। डेफिनेटली नंबर ऑफ जी केसेस वहां पर इससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ राइट रिसोर्सेज की वजह पर से वहां पे ये संभव नहीं है कि हम इतनी मास स्क्रीनिंग कर सकें। ठीक है, डॉक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया। इंडिया में नंबर ऑफ डॉक्टर्स अभी भी बहुत कम है। हमें 6 लाख नए डॉक्टरों की वहां आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि इतनी पॉपुलेशन पर इतने डॉक्टर होने चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, इनके डिपार्टमेंट्स बहुत बड़े हैं, इनके पास फुल इक्विप्ड हैं। अगर ये लोग इस चीज को भी संभालने में मुश्किल हो रहा है इनके लिए, तो आप सोचिए कि एशियन कंट्रीज के लिए क्या होगा, जैसे भारत, बहुत पाकिस्तान, चैलेंजिंग। बांग्लादेश। बिल्कुल। और डॉक्टर देखिए, यहाँ मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की समझ अलग है, ये लोग समझ चुके हैं, इन्होंने अपना लिया है। जैसे इंडियन डॉक्टर्स और रशियन डॉक्टर्स को अगर आप कंपेयर करें, तो जो रशियन पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है, तो जिस रूम में कोविड-19 के पेशेंट को रखा जाता है उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि वो अपना थर्मामीटर अपने पास ही रखकर अपनी 3 टाइम की रीडिंग डॉक्टर को खुद दे देता है विंडो पर आकर। इससे मेड पर्सनल, मेड सिस्टर और डॉक्टर का कांटेक्ट पेशेंट से डायरेक्टली नहीं होता। डॉक्टर उसको खुद ही प्रिस्क्राइब कर कर मेडिसिन दे देगा जो उसको टाइमली लेनी है, जो कि एंटीवायरल राइट ड्रग है, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमको देना है वो देंगे। इंडिया में जी क्या है कि पेशेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पेशेंट और जी डॉक्टर का कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए राइट सबसे रिस्क फैक्टर पे इंडियन डॉक्टर हैं। यहाँ पे भी जी रिस्क है, पर डॉक्टर को रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम है। जी जैसा आपको आपने क्या देखा लगता होगा। है कौन? हाँ जी जी प्लीज। आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशल मेजर्स इनके अलावा क्या लिए जा रहे हैं रशिया में? देखिए रशिया में स्पेशल मेजर ये लिए जा रहे हैं कि जो बाकी डिजीजेस हैं जिसको हम रोक सकते हैं, जिसकी थेरेपी चला सकते हैं, उसकी थेरेपी चला रहे हैं। जहां तक लोगों के घर तक कोई भी अगर किसी को कोई और डिजीज है, तो एम्बुलेंस सर्विस से एक डॉक्टर, नर्स की टीम पेशेंट के घर जाकर कोविड से अलावा अगर हम रूल आउट कर लेते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट उसके घर पर देने की कोशिश की जाती है ताकि हॉस्पिटल पर स्ट्रेस ना पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन ना जी हो। हालांकि इनके पास जी इंतजाम पूरे हैं, नंबर ऑफ बेड बहुत ज्यादा है। जिस सिटी में मैं रहता हूँ, स्तावरोपोल, यहीं पे 10,000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। और ऐसा नहीं है ओ, कि एक ही हॉस्पिटल 10,000 बेड्स का है, ऐसा नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट सेपरेटली होता है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ही अलग है, उसकी बिल्डिंग अलग। ऑन्कोलॉजी, कैंसर डिपार्टमेंट ही अलग है। रूमेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स अलग डिपार्टमेंट, अलग डॉक्टर्स, अलग बिल्डिंग, अलग सर्विसेज। इन्फेक्शन डिपार्टमेंट, जी हमारे यहाँ अभी जी सब कुछ इन्फेक्शन डिपार्टमेंट में ही कोविड-19 के पेशेंट रखे जा रहे हैं। अगर हमारे पास वहां पे स्पेस कम करेगा, तो हमने यहाँ थर्ड हॉस्पिटल, सेकंड हॉस्पिटल, ऐसे करते करते नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सारे मैनेजमेंट करे हुए हैं। आप एक बात याद रखिए कि ट्रीटमेंट इसका लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के थ्रू ही हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि रिसर्च वर्क में जुड़े रहते हैं, वैक्सीनेशन के लिए जी लगे हुए हैं, वो अपने कुछ जी स्पेशल ट्रीटमेंट एज अ ट्रायल यूज करते हैं, एंड इवन दे आर सक्सेस इन दैट। रही बात ओके वैक्सीन की, तो आपने सुना होगा कि अभी तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। देखिए वैक्सीन को लाने के लिए मैं आपको समझा दूं, ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन आने में अभी वक्त लगेगा। 4, 6, 8, 1 साल लग सकता है, 4 महीने से लेके 6 महीने तक लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। वैक्सीन आने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, हमें ट्रायल्स करने हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट सेकंड फेज के ट्रायल हो चुके हैं लगभग वर्ल्ड वाइड। स्कॉटलैंड, जर्मनी, ये कंट्रीज इसको इनिशिएट कर रही हैं। लेकिन हमें हर जगह के पेशेंट्स लेकर, उनके सैंपल्स लेकर इस पूरी डिजीज को स्टडी करना होगा। अभी हमने हमने सिर्फ लंग्स को ही स्टडी किया है, लेकिन इस वायरस के राइट हमारे लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हमारी जी किडनीज पर, हमारे हार्ट पर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर,
तो हमसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए वैक्सीन बनाते हुए कि हमें उसके डीमेरिट्स देखने पड़े। कभी कभी ऐसा भी हो राइट। सकता है। तो ऐसा जी। नहीं है कि वैक्सीन बनाना इनके लिए संभव नहीं है, संभव है, पर इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है कि हमें वही फॉलो करके वैक्सीन को बनाना होगा। राइट, राइट, राइट। एक देश चीज मैं दीपक और सर। आई एम सॉरी, मैं एक चीज जी। और ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, आपने सुना होगा कि ये थेरेपी चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, जैसे खून से खून का इलाज। तो प्लाज्मा राइट। थेरेपी होती क्या है बेसिकली? जी। देखिए, ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक बार आप डॉक्टर के व्यू से पॉइंट समझ ऑफ लें, व्यू से बाद हम में समझ हाँ जी, सकते बाद में आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। इलाज हम हैं। कर जी। सकते हैं, हम इसमें सक्षम हैं। इंडिया में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, केजीएमयू, वो जी। ये सब कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं। होता क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन था, वायरस से इन्फेक्ट हुआ, कुछ दिन के बाद हमारे खुद ही बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करता है। अगर वो पर्सन जी। ठीक हो जाता है, तो उस बंदे के ब्लड से, प्लाज्मा से वो एंटीबॉडीज लेकर हम पेशेंट में वाया ब्लड इन्फ्यूज करते हैं। वो ओके। एंटीबॉडीज उस वायरस से फाइट करने के लिए मदद करता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। ओके। ठीक, तो लेकिन इस थेरेपी को करने के लिए इसमें बहुत सारे एंटीजेनिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने हमें अलाउ नहीं किया गया, लीगली अलाउड नहीं है उसे प्रैक्टिस करना। एज अ क्लिनिकल ट्रायल, एज अ रिसर्च, बहुत सारी कंट्रीज इसको कर रही हैं। जैसे कि इजराइल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज निकाली, वो भी एक किसी का हिस्सा ओके। था। रशिया में, ओके। मॉस्को में, इंडिया में उसको किया जा रहा है। जी, जी। आपके तमाम दोस्त होंगे इंडिया में, तो आपको क्या लगता है कि उन उन लोगों को कितना चैलेंजिंग हो रहा है रिगार्डिंग दिस प्लाज्मा थेरेपी एंड एवरीथिंग? देखिए, मेरे इंडियन डॉक्टर से लगातार बात होती रहती है। मेरे खुद के कलीग्स हैं जो कि इंडिया में अभी कोविड आइसोलेशन वार्ड में भी उन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया है। उनके लिए जी। चैलेंजिंग सबसे ज्यादा यही, देखिए यहाँ पे क्या है कि पेशेंट इस बात को समझ गया है। हमें पेशेंट को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मेडिसिन दे देनी है, फूड देना है। हम सिर्फ नॉक करते हैं, पेशेंट आता है, थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर चला जाएगा तब पेशेंट अपना फूड लेकर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं जी। कितना अच्छा डिफरेंस है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ताकि उसके कांटेक्ट राइट। में ना आए। जो भी दिक्कत है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इंडिया में क्या है कि समझाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, डॉक्टर को खुद कांटेक्ट में आना पड़ रहा है। ट्रीटमेंट वही है, प्रोसीजर वही है, इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, वायरस की स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती। जैसे जैसे पेशेंट के सिम्टम्स होंगे हम वैसे उसको ट्रीट करते हैं। एक बात आप ओके। बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, ये एक वायरस है, पेंडेमिक है, ये यहाँ नहीं रुकेगा, नहीं रुकने वाला। ये आने वाले जी। 6 महीने में, साल में, पूरी दुनिया में ऐसे ही रहेगा। लेकिन जी। इसकी अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, सीवियर। मतलब कोई सिम्टम नहीं आएंगे पेशेंट को, एक जर्नल फ्लू की तरह सिम्टम आ सकते हैं, किसी में सीवियर निमोनिया की तरह सिम्टम आ सकते हैं। तब हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी ही इतनी अच्छी होती है, आपने देखा होगा। एक एग्जांपल देते हैं आपको, दिल्ली में जी। कोई डिलीवरी क्लब वाला, जोमेटो वाला, एक पेशेंट जो कि कोविड इफेक्टेड था, उसने जी। 50 लोगों की यहाँ डिलीवरी करी, लेकिन वो लोग बाद में राइट। नेगेटिव निकले। वो इसलिए निकले जी। क्योंकि वो जोमेटो वाला एक एक्टिव कैरियर नहीं था। एक्टिव कैरियर वो हम्म। होता है जो सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज में होगा। ओके। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इतना राइट। भी पैनिक नहीं करना। जी। डॉक्टर्स जी। पर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, बहुत लोड है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। इंडियन जी। डॉक्टर सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि वो ओके। पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं किसी और बीमारी के लिए। जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरे एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने एक उदाहरण दिया वहां से कि उनके पास गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आती है डिलीवरी के लिए। पेशेंट बिल्कुल जी। एसिम्प्टोमेटिक थी, नॉर्मल थी, उसकी डिलीवरी करवा दी गई। बाद में पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव निकलती है। ओ। तो पूरा का पूरा स्टाफ अफेक्टेड हो गया इसी से। तो एग्जैक्टली। पेशेंट्स को भी समझना होगा, आप पेशेंट होकर हमारी मदद ऐसे कर सकते हैं और खुद की मदद ऐसे कर सकते हैं। आप खुद को सेल्फ आइसोलेट करें। आप बाहर तभी जाएं जब आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो या जी। जी। आपके लिए बहुत ही जरूरी हो। उसके लिए कुछ जी। इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप सभी को पता ही है। आपको किसी कांटेक्ट में नहीं होना। मिनिमम आपको 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना है, जो कि 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। ये एक राइट। एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, ये छूकर फैलती है, जैसा कि दीपक देशपांडे सिंह जी ने बताया है अभी। ये एयरबॉर्न जी। डिजीज नहीं है, छूकर फैलती है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, छींकता है, खांसता है, तो उसके एयर ड्रॉपलेट 2 मीटर तक जा सकते हैं, उससे दूर नहीं जा सकते। राइट। ओके। तो आपको इन्फेक्टेड पर्सन से ही फैलेगा। आप अपने हाथ धोते रहें,
आप जी मास्क का यूज करें। हालांकि इस समय आप देख लीजिए कि इतने बड़े लेवल पर मास्क भी नहीं मिल रहे होंगे। राइट तो वैसे इसके लिए N95 मास्क है जो आपको लगाना होता है। वो मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है। वो स्पेशल डॉक्टर, नर्सेज और स्पेशल पेशेंट्स के लिए है। पेशेंट के लिए ओके लगाना अनिवार्य है, जी 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 क्योंकि वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा है। हम कोशिश कर रहे थे कि इसकी चेन को ब्रेक कर दें। जी लॉकडाउन सिर्फ लगाया इसीलिए गया था कि ते एकदम से एक्सप्लोड ना हो। आप यकीन राइट मानिए राइट कि ये डिजीजेस ऐसे ही बढ़ेगी, ये रुकने वाली नहीं है। आप अगला जी, सवाल करें। आपने बहुत ही सटीक और अच्छी जानकारी दी हमें। मेरा अगला प्रश्न देश दीपक जी आपसे है। आपको क्या लगता है इंडिया में जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है वो कितनी दूरी तक वो उसको सहा जा रहा है और उसको निभाया जा रहा है, और उसके लिए क्या लॉज हैं, और क्या इंडिया के लिए उसके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो रहा है? ये इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है ये, क्योंकि इंडिया में पब्लिक को समझा पाना ये सबसे बड़ा टफ टास्क जी है कि आप जी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो भी उस नजर से भी देखा जाता है। गवर्नमेंट कोई चीज कह रही है अगर, तो अगर हम जी एंटी गवर्नमेंट के हैं तो हम कहेंगे कि नहीं ये गवर्नमेंट कह रही है, हम नहीं मानेंगे, ठीक है, जी या हमारी पार्टी के नेता ने ऐसा नहीं कहा है। ये एक ऐसी जी दिक्कत आती है। दूसरी चीज आती है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। भाई जेन्युइन है, आज हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर जिस तरीके से घर जाना चाह रहा है, क्योंकि देखिए एक हिंदुस्तान का एक और साइकोलॉजी हमें समझनी होगी। वो ये कहती है साइकोलॉजी कि भैया मुसीबत के समय में हर इंसान को अपना घर दिखता है। आज तारीख में जी यही हो रहा है। जो मजदूर, जो बाहरी व्यक्ति, जो भी कहीं, जो दिल्ली रह रहा, मुंबई रह रहा, वो किसी भी काम को कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या वो मजदूर ही क्यों ना हो, या वो टीचर हो, कोई भी हो, वो अपने जी घर जाना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा। ऐसा है घर चलते हैं, घर पे थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक तो ये राइट टेंशन, ये एक चैलेंज है हमारे हमारे लिए। दूसरा चैलेंज हमारे यहाँ ये हो रहा है, मास्क पहनने वाली बात। मास्क पहनना, गाड़ियों से बिना मतलब की कार से निकलना, घर में बोर हो रहे थे, लाओ किसी बहाने निकल जाए हम घर। उसके लिए राइट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने और तमाम ऐसी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या कहते हैं कई ऐसी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा किया है कि अगर आप मास्क नहीं पहन के चल रहे हैं बाहर, तो आपके ऊपर पहली बार में 100 रुपए का चालान है। अगर आप जी दोबारा फिर पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए का चालान आपके ऊपर होगा। तीसरी बार या उसके बाद पकड़े जाओगे तो 1000 रुपए का चालान है। बाइक पे अगर जी आप डबल होकर चल रहे हो, सिंगल नहीं चल रहे हो, तो एक बार में जी 500 रुपए का, दूसरी बार में 1000 का, और तीसरी बार में आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे। ये हमें इस लेवल तक जा करके लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करानी पड़ रही है। हॉस्पिटल्स जी में जो जी बात, डॉक्टर्स को जो चैलेंज अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे रशिया से, उसमें डॉक्टर्स के साथ इंडिया में अब क्या हो रहा है कि बहुत से हॉस्पिटल्स में हमें पेशेंट और डॉक्टर के लिए साइकेट्रिस्ट भी अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, डिप्यूट करने पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राइट हमारे जो पेशेंट है, वो पेशेंट जैसे कि रशिया में इन्होंने कहा कि वहां पब्लिक समझ गई कि भैया हमें डॉक्टर को जाके अपना टेम्परेचर नोट करके दे देना है, फिर वो खाना रख के जाएंगे, राइट हमें खा लेना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम्म ये लगता है कि अब तो हम मर जाएंगे, तो मुझे अपने परिवार वालों के पास जाना है। परिवार जी वालों की अपनी, आप परिवार के कांटेक्ट में आ नहीं सकते, तो डॉक्टर को राइट आपके परिवार का एक सदस्य बन करके पेशेंट से बार बार इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। प्लस जो परिवार के लोग घर में हैं, जो उनसे दूर हैं, उनके बार बार डॉक्टर के पास फोन जाना, फिर डॉक्टर फोन पे उनकी काउंसलिंग कर रहा है। तो डॉक्टर राइट सिर्फ उनका इलाज नहीं कर रहा, इसके साथ साथ वो जी उनको कंट्रोल करने की कोशिश, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर मोटिवेट रहा है। करने की कोशिश कर रहा है। राइट इस जी वक्त जो जरूरत है, जो इस वक्त जरूरत है, लॉ पॉइंट से अगर आप देखिए, तो लॉ जी पॉइंट में सबसे बड़ी चीज आती है कि इस पैंडेमिक को रोकने के लिए हमें अवेयरनेस एक पॉजिटिव वेव में फैलानी होगी कि पब्लिक इस राइट चीज को समझे। ये कह देना कि हम कोरोना के साथ अब हमें जीना होगा, तो आप भ्रम फैला देंगे। यहाँ की जनता को अगर ये समझाना है, यहाँ ये कहना है कि देखो इससे मरोगे नहीं, इसके लिए अगर ये प्रिकॉशन लोगे तो नहीं मरोगे। भाई अगर मैं घर से निकलता हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था, मैं गया तो मैंने दस्ताना पहना, मास्क पहना, मैं कार से जा रहा हूँ, मैं जहां जा रहा हूँ वहां जी पे एक सिंगल व्यक्ति से मिलूंगा और डिस्टेंस में मिलूंगा, लेकिन फिर भी मैं गया, इतना करके चुपचाप चला आया। अगर ये जी चीजें सब लोग फॉलो कर लें तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग का जो चैलेंज है वो हमारे यहाँ राइट दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि पुलिस हमारे यहाँ इसको राइट इग्नोर नहीं कर सकते। पुलिस वॉरियर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बैंकर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं कि अब बैंक में आपको कोई बहुत जरूरी पैसा निकालना हो, आपको पैसे की कोई जरूरत हो, तो आप बैंक जाए। आप ऑनलाइन जितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करें। अगर जो गरीब आदमी है जिसके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है और उसको बैंक जाना राइट पड़ रहा है,
वो जरूरत पे जाए। इस वक्त क्या है कि आदमी घर में बैठा है, उसको लगता है कि बैंक है, चलो बैंक में अपना नंबर अपडेट कराए जाते हैं, साइन अपडेट कराए जाते हैं, अपडेट कराए जाते हैं। ये होना चाहिए, ये कुछ ऐसी जो हमें करनी है। राइट। तो जितेंद्र जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर एस्पेक्ट में कितना चैलेंजिंग रहेगा रशिया के लिए या अदर कंट्रीज के लिए फॉर डॉक्टर्स एंड प्लस पेशेंट्स आल्सो? और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि क्या वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है? एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जो वहां पर मास्क यूज करते हैं, क्या आपके पास अगर होगा तो प्लीज हमें दिखाइएगा। बिल्कुल कृति जी, देखिए ऐसा है कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, सरफेस एरिया, लैंड सरफेस एरिया इनके पास बहुत ज्यादा है। मैं रशिया का एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ रहता हूं, मुझे यहाँ का पता है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट सरफेस एरिया रशिया के पास है, पॉपुलेशन आपके यूपी जितनी है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग इनको ज्यादा करना नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स, इनके डिपार्टमेंट्स, इनके शॉपिंग स्टोर्स, इनके स्कूल, कॉलेजेस, कॉलोनीज, रोड, सब कुछ इतने प्लान्ड बने हैं कि वो वैसे ही सोशल डिस्टेंस, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ बात कर रहा हूँ, आपको पीछे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा होगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ ऑलरेडी है। इसके बजाय यहाँ पर इतने केसेस आ जाना, क्योंकि यहाँ पहले कुछ गैदरिंग होती रही है, रेस्टोरेंट्स खुले रहे थे आज से 2 महीने पहले, उसके रिजल्ट्स चेन ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल रहा। यहाँ भी आप सोच लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज भी जब इस चीज में फेल हो रही है, तो हमें इनसे सीख ले लेनी चाहिए। राइट। ठीक है, अब रही बात मास्क की, तो जो प्रोफेशनल मास्क हैं वो अवेलेबल उतने नहीं हैं। मास्क हमारे पास यहाँ भी शॉर्टेज हो गई है। तो पहली प्रायोरिटी मास्क की डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स को लगाने हैं। थर्ड नंबर पे, अगर आप जैसे देश पांडे जी बोल रहे थे कि हमें किसी के पास किसी काम के लिए जाना है, अगर आप वहां लगता है कि रिस्क फैक्टर हो सकता है, तब आप अपने मास्क को यूज कर सकते हैं। इवन हमारे पास भी कुछ स्पेशल मास्क हैं। आपको वो मास्क तभी यूज करना है जब आप अपने घर से बाहर किसी खास काम के लिए जाएं। आप अपने मास्क को सिर्फ ऐसे पकड़ेंगे तो आप खुद को ये सोचिए कि आपके हाथ में इस समय भी वायरसेस हो सकते हैं। उसको लगाने का तरीका हर किसी को पता है जी। आप टच में नहीं आएंगे। आप मास्क लगाने के बाद भी कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करें। ये जो मास्क होते हैं, इंडिया में मोस्टली 3 प्लाई मास्क मिलता है। इस 3 प्लाई मास्क में पेनिट्रेशन पार 30 मिनट्स की होती है, लगभग आधे घंटे में वायरस इसमें से पेनिट्रेट कर जाएगा। जो पीपीई जो N95 मास्क होता है, उसमें से 18 घंटे में वायरस पार करता है। उसकी पेनिट्रेशन पावर लगभग 18 घंटे है। तो ये जो मास्क आप पीपीई मास्क लगाते हैं, इसको आप सिर्फ 2 घंटे के लिए लगा सकते हैं। और इसको लगाने का मेन मकसद है वायरल लोड को रोकना। मान लीजिए आपके आगे कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने खांसा या छींका, तो बहुत सारे बल्क में वायरसेस आएंगे। तो ये उस समय उसको बचाएगा। आप वहां से दूर हो, इस मास्क को डिस्पोज कर दें। देखिए, आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें, जो आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं, जो आप मास्क यूज कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। आपने यूज तो कर लिया अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और पोस्ट देखे जो कि लोग इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे। ये और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। आप अपने घर, आपको पूरा अपना घर सैनिटाइज नहीं कर पा रहे, तो आप अपने घर के हैंडल, डोर्स, कुंडे, टेबल चेयर के हैंडल्स, आप उनको सैनिटाइज करें। उसके लिए बेंजियम हेक्साक्लोराइड, जो कि एक बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, आप उसको यूज करें। हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, तो आप सिंपल सोप से अपने फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें। आपसे जितनी बार संभव हो उतनी बार अपने हाथ धोएं, फेस पर टच ना करें। जी ठीक है। देश दीपक जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी भी है, तो आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, पर हमें रोकना भी पड़ेगा यहाँ पर। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है देश दीपक जी कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ इंडिया क्या होगा? यहाँ पर कितने और चैलेंजेस बढ़ते हैं, और क्या गवर्नमेंट के लिए और डॉक्टर्स के लिए कितना असंभव कार्य रहेगा अगर ये चैलेंजिंग फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट है? तो देखिए, इसको मैं डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के अलावा पूरी सिटीजन्स के लिए अगर देखने की बात करूं, क्योंकि एक मैं एडवोकेट हूं, तो हम लोग उस एंगल से भी ज्यादा सोच रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत से लॉज, बहुत ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो इस वक्त लॉकडाउन के थ्रू हमारे वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, और वो वायलेट होने की मजबूरी इसलिए फंस गई है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग इस महामारी को रोक नहीं पाएंगे। इन फ्यूचर अगर आप देखें
तो जिस तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाली है भाई, जिस तरीके से कंपनियां बंद हुई, फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, सारी चीजें लॉक हुआ है, सब कुछ लॉक हुआ है। इस वक्त लोगों की नौकरियां जी जाने लगी हैं। भले गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि आप राइट किसी को नौकरी नहीं निकालेंगे, किसी की सैलरी आप नहीं जी काटेंगे, लेकिन वो भी कैसे सैलरी देगा जब इंफ्रा मैन्युफैक्चर होगा ही नहीं, तो वो कैसे प्रोडक्ट, और सेल नहीं हो रही तो प्रोडक्ट लोगों की सैलरी कैसे देगा? ये जो एक प्रॉब्लम आ रही है, तो लीगल सिस्टम में अगर आप देखिए तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हमारे राइट बहुत ज्यादा वायलेट होने वाले हैं। पहली चीज, राइट क्योंकि अभी एक यूपी गवर्नमेंट ने किया था कि उन्होंने लेबर एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया कि जो काम के करने की जो समय की सीमा थी उसको उन्होंने बढ़ा दिया जी था, तो वो समय जी ज्यादा हो सकता था। ये एक वायलेशन था, राइट कोर्ट कहा, उसका उनको ये जजमेंट वापस, अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। एक ही चीज। जी दूसरी चीज, डॉक्टर के साथ समस्या ये होने वाली, जो डॉक्टर के साथ फेस होने वाली है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ रही है, तो डॉक्टर्स जी को, पब्लिक को या पेशेंट को समझा पाना और उसको सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझा पाना, ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है डॉक्टर्स के लिए। कि जी हमारे यहाँ डॉक्टर्स की स्वाभाविक सी बात एक कमी है। आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी कि हमारे यहाँ राइट एक एम्बुलेंस वैन का एम्प्लॉय था, वो लोगों को ले जा रहा था और वो इतना बीमार हो गया, लोगों को ले, तो उसने पूरे प्रिकॉशंस ले रखे थे, लेकिन इतने लोगों को उठा रहा था, ले जा रहा था, और 2 डेड बॉडी जो कोरोना वायरस की वजह से जिनकी डेथ हुई थी, उनको ले जाके उसने खाली छोड़ा था, और वो इतना इन्फेक्टेड हुआ कि वो वैन में ही मर गया। राइट मतलब कंडीशन तक जा रहा है। तो ये इम्यूनिटी जी पावर बढ़ाने वाली बात है, ये समझा पाना डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजेबल है। हमारे यहाँ हेल्थ जी हाइजीन का ध्यान रखवाना वैसे भी एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। स्वच्छता को लेकर के हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसका कितना फॉलो जी हो पा रहा है, तो ये चैलेंजेस हैं जो होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत, जो हमारी स्टेट है या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने राइट वाला है कि वो जी कैसे लोगों के लॉस को रोके, कैसे लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट को रोके, अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ने दे, और लोगों को किस तरीके से हम सबको जॉब दे पाए। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके जी फोकस करना पड़ेगा। जो लोग मुंबई में लेबर करते थे, अब वो अपने गांव आ गए हैं, यहाँ पर उनको काम नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उनको रोटी चाहिए। रोटी चलने के लिए कहीं वो कोई गलत कदम, चोरी हो गई या डकैती हो गई या मर्डर हो गया, ऐसे ऐसे जुल्म को, लूट हो गई, ऐसी घटनाएं ना बढ़ने पाए, क्योंकि ये भी बढ़ने के जी चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक छोटी सी घटना बिल्कुल से मैं एंड चाहूंगा कि अभी एक प्रवासी मजदूर जो किसी शहर से चला, मुझे शहर का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, वो वहां से चला, रास्ते में जब उसको लगा कि मुझे अभी और जाना है और अब मैं पैदल नहीं जी चल सकता हूँ, तो मेरे पास मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, तो उसने वहां पर किसी के घर में एक साइकिल थी, उसको चोरी किया। लेकिन वो लिख लेता था, तो जी उसने कागज के उसमें लिखा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी मजबूरी है कि मुझे आपकी साइकिल चुरानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे अपने गांव जाना है। ठीक जी है, और उसने मांगा, वो चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उससे ये काम करवाया है, और उसने माफी मांगी मजबूर भी है, तो उसको करना पड़ा। तो इन सब चीजों जी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए। और दूसरा चैलेंजेस बहुत है चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फेक न्यूज़ आ रही हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इसको भी रोकना बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए आप होगा सबको इन फ्यूचर, पड़ेगा कोरोना जी को लेकर। जी बिल्कुल। जी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने और एडवोकेट साहब ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक जानकारी दी है, और ये आप लोगों ने भी देखा कि ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है जिससे हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर साहब एंड एडवोकेट साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी उम्मीद के साथ हम जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।